जो सर से लेके कमर तक का जो भाग होता है पूरा ये लकड़ी से बना है। इसके हाथ भी लकड़ी से ही बने हुए हैं, दोनों हाथ, ये जॉइंट के साथ सब। उसका सर भी लकड़ी से ही बना हुआ है और इसकी कमर के नीचे का भाग जो होता है वो पैर नहीं होते। हमारे यहाँ की मान्यता है, हमारे ट्रेडिशनल पपेट्री को पैर नहीं होते। हमारे ट्रेडिशनल पपेट्री में दो ही कैरेक्टर है, एक ब्राह्मण और एक चोर। चोर का जो कैरेक्टर है वो लोगों को एंटरटेन करने के लिए डाला हुआ है और ब्राह्मण का कैरेक्टर जो है वो गणेश जी की पूजा करने के लिए डाला। तो ये दो अलग कैरेक्टर है और बाकी हमारे जो पपेट है उनको किसी को भी पैर नहीं होते। उसके पीछे की मान्यता ये होती है कि हमारे जो पपेट्स है वो सारे हमारे भगवान हैं और ये सारे हमारे भगवान स्वर्ग में रहते और हमारे भगवान के पैर जमीन को नहीं लगते, इसके लिए इनको पैर नहीं होते। सो मेल कैरेक्टर हो या फीमेल कैरेक्टर हो, दोनों कैरेक्टर को नीचे एक घाघरा पहनाया जाता है इस तरह और वो बनाया जाता है। और ब्राह्मण और चोर ये दोनों कैरेक्टर भूमि पे रहने वाले यानी पृथ्वी पे रहने वाले लोग हैं, यानी वो मानव रूपी, तो उनको पैर दिखा। ये ट्रेडिशनली चलते आ रहा है और उस हिसाब से करते हैं। भारत विक्रम की संवाद श्रृंखला में मैं डॉक्टर वैशाली शुक्ला एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करती हूँ। एक कला जो लोक परंपरा की आत्मा है, एक कला जो पीढ़ी दर पीढ़ी हमारी संस्कृति को, उसके मूल्यों को जीवित रखे हुए है। जी हाँ, एनिमेशन और कार्टून के इस दौर में जहाँ धागों के इशारों पर कहानियाँ सांस लेती हैं और पात्र जीवित हो उठते हैं। जी हाँ, मिलते हैं आज एक ऐसे कलाकार से जो कठपुतली का निर्माण भी करते हैं और उन कठपुतलियों के साथ हमारी प्राचीन कहानियों को हम सभी से परिचित कराते हैं। हम स्वागत करते हैं श्री बाल मुकुंद माकसे जी का, महाराष्ट्र से हमारे बीच हैं। आपने बताया कि ये आपके समुदाय के लोगों के लिए मनोरंजन का काम करता था, लेकिन उसमें कहानियों का निर्धारण आपके द्वारा कैसे किया जाता था? हाँ, इस कला को थोड़ा सा उभार तब मिला जब इन कलाओं को छत्रपति शिवाजी महाराज ने थोड़ा सा सहारा दिया। सहारा इस माध्यम से दिया, छत्रपति शिवाजी महाराज के जो गुप्तहेर डिपार्टमेंट के जो मेन प्रमुख थे जिनका नाम था बहिर्जी नाइक, और वो बहिर्जी नाइक ने हम लोगों को जंगल में उनको हमारी ये सारी कला है उन्होंने देखी और बाद में इन कलाकारों का इस्तेमाल उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज के स्वराज्य स्थापन करने के पूरे उसमें गुप्तहेर करके हमारा इस्तेमाल करके लिया उन्होंने। तो ये गुप्तहेरी के लिए जब से ये लोक कलाएं उसका वापर होने लगा, तब से इन लोक कलाओं का थोड़ा सा एक पहचान मिल गई, बाकी समाज के सामने हम लोग आने लगे। इसके पहले हम लोग खुद का मनोरंजन करते थे, पर बाद में लोगों के सामने आके हमारी ये सारी कलाएं हम लोग दिखाने लगे। तो ये गुप्तहेरी का काम ऐसा होता था। बहिर्जी नाइक का अगर हम देखेंगे तो आपको हिस्ट्री में हमारे बारे में लिखा हुआ किधर भी नहीं मिलेगा, क्योंकि जैसे हम देखें तो रॉ एजेंट के बारे में आपको किधर भी नहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा। वैसे ही है, उनका जो मेन हेड डिपार्टमेंट का जो आदमी है उनके बारे में आपको लिखा हुआ मिलेगा, बट जो सोल्जर है उनके बारे में लिखा हुआ नहीं मिलेगा। तो वो है, हमारे साथ भी सेम बात हुई है। हमारे बारे में रिटर्न में आपको किधर भी नहीं मिलेगा कि ये ही लोग थे जो ये काम करते थे, पर हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी ये सब करते आ रहे हैं। तो हमारे जनरेशन में हमको सबको पता है हम लोग क्या काम करते थे। तो ये काम जब बहिर्जी नाइक ने हमें सौंपा था, तब बहिर्जी नाइक के साथ अराउंड 4000 लोग काम कर रहे थे। इतना ही हमारा रिटर्न में मिलता है कि 4000 लोग उस गुप्तहेरी की टीम में काम करते थे और वो सारे के सारे लोग गुप्तहेर ये कलाकार थे। मतलब वो सब एक ही कम्युनिटी के थे? एक ही कम्युनिटी के थे ऐसा भी नहीं बोल सकते हम, क्योंकि अगर ऐसे में जाएंगे तो बहिर्जी नाइक भी उसी कम्युनिटी के से थे क्या, ऐसे भी लोग पूछते। बट उनका हमारे पास कुछ ये नहीं है, रिटर्न में ऐसा कुछ ये नहीं है। बहिर्जी नाइक हमारे कम्युनिटी से नहीं थे, पर हम लोग जो थे वो इस कम्युनिटी से थे और हम ये सारी कलाओं को लेके गुप्तहेरी का काम करते थे। तो उस टाइम में हमें इस कलाओं को लोगों के सामने आए। आपने अभी
गुप्तहेरी के बारे में तो किसी को पता नहीं था। आजकल हम थोड़े से लोगों तक तो ये मैसेज पहुंचाते हैं कि हम गुप्तहेर थे, हमारा ये कार्यकाल करते हुए हम यहाँ तक पहुँचे। तो आजकल कुछ मूवीज़ या कुछ सीरियल में हमारे इन सारी चीज़ों का किधर किधर संदर्भ मिलता है। मराठी में 1-2 मूवीज़ आई है उस छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर। उन मूवीज़ में हमारी कुछ कलाओं के बारे में संदर्भ आपको मिलेगा। एक मराठी सीरियल है छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर। उस सीरियल में मेरे पिताजी ने खुद एक्ट किया है वो कला प्रेजेंट करने के लिए। तो वो सीन कुछ शिवाजी महाराज के सामने हम लोग कला प्रेजेंट कर रहे हैं और उनको स्ट्राइक होता है, उनको समझता है कि हम इस कला के माध्यम से, मीन्स इस कला में महाभारत में जो सीन हुआ है उस सीन के माध्यम से हम लोग तह कर सकते हैं औरंगज़ेब से। तो उस टाइप से हम महाराज के सामने करते थे और बाकी लोगों के सामने ये कला करते थे। जैसे कि आपने बताया कि ये आपकी कम्युनिटी के मनोरंजन के लिए होता था, तो उसकी कोई विशेष कथाएं होती थी? उसकी विशेष कथाएं यानी रामायण महाभारत, ये ट्रेडिशनल इससे ही हमारे चलती आ रही कथा है। क्योंकि रामायण महाभारत सबको पता है, सब जानते हैं और भगवान के बारे में जानना सबको अच्छा लगता है। तो रामायण और महाभारत की ही ट्रेडिशनल लेवल पे हमारी कथाएं चलती थी। और एक दूसरी बात, हमारे आर्ट फॉर्म जो है 12 प्रकार के आर्ट फॉर्म है हमारे एक कम्युनिटी के पास। हमारी कम्युनिटी ठाकर है, मैंने पहले बताया, आदिवासी समाज की है। आपको एक कम्युनिटी के पास इतनी सारी लोक कलाएं एक साथ मिलेगी नहीं। तो ये एक साथ मिलने वाली एक की ही समुदाय है जिनके पास 12 प्रकार के अलग अलग आर्ट फॉर्म आपको दिखाई देते हैं। और ये वर्ल्ड में एक ही समुदाय है। आप स्टडी करके देख सकते हो या रिसर्च करके भी देख सकते हो, इतने आर्ट फॉर्म एक ही समुदाय के पास आपको और किधर भी नहीं मिलेंगे। थोड़ा संक्षिप्त वर्णन बताएंगे आप, कौन से 12 आर्ट फॉर्म हैं? इसमें सबसे जो फेमस हमारा आर्ट फॉर्म है वो कठपुतली है, जिसको हम मराठी में कलसूत्री बाहुल्या बोलते हैं। उसके बाद आता है शैडो पपेट, जिसको हम मराठी में चांबड्याच्या बाहुल्या बोलते हैं, चांबड़ा यानी लेदर। उसके बाद कड़ बाउली करके एक आर्ट फॉर्म है जिसको हम ग्लव, इंग्लिश में हम उसको ग्लव पपेट बोलते हैं, मराठी में कड़ बाउली बोलते हैं। उसके बाद चित्रकथी है, ये भी बहुत फेमस आर्ट फॉर्म है जिसमें 12 इंच बाय 18 इंच का एक पेंटिंग होता है और वो सारी पेंटिंग आज भी हमारे पास उपलब्ध है देखने के लिए। अराउंड 350-400 साल पुरानी है। और उसके बाद आता है पांगुळ बैल, गोंधळ, पोत, पोवाड़ा, राधा नृत्य, फिर पिंगड़ी और फुगड़ी और डोना गीत। इतनी सारी लोक कलाएं आपको 12 प्रकार की हमारे एक समुदाय के पास देखने मिलती है। बचपन से ही, क्योंकि आपके पीढ़ी दर काम है ये, तो आप तो शुरू से ही जुड़े होंगे। आपका पहला अनुभव कैसा रहा जब आपने पहली बार पपेट शो किया? ऐसे बोल नहीं सकता हूँ क्योंकि बचपन में बाकी बच्चों के सामने खिलौने आते थे, हमारे सामने पपेट्स आते थे। सो हमारा बचपन इन पपेट के साथ ही खेलने में गुजार गया है। तो बचपन से ही पपेट के बारे में लगाव था और हमें हमारे पपेट के खेल कभी सिखाए नहीं गए। तो पापा जब खेल करते थे, हम शो को खेल बोलते हैं, तो जब पापा खेल करते थे उनके साथ बैठते थे, उनके साथ बैठ के उनको देख के वो सब सीखते चले आए। जब समझ आई तब मैं मेरे फैमिली से थोड़ा दूर रहा हूँ शिक्षण के लिए। 10वीं कक्षा से मैं बाहर हूँ, वो अभी तक बाहर था। अभी 8 साल पहले मैं फिर से मेरा सब शिक्षण पूरा करके, सब कुछ पूरा करके अभी फिर से फैमिली के पास हूँ। समझ आई तब मेरा बड़ा भाई और मेरे पापा ये शोज करते थे। समझ आई जब बड़ा हुआ तब एक टाइम पे पापा ने बोला कि बड़े भाई अवेलेबल नहीं है, वो कुछ काम से है, आपको ये शो करना है। तब पापा के साथ शिक्षण के लिए मैं बाहर था, तो बहुत टाइम का वो गैप था। तो पापा के साथ जब भी पापा ट्रैवलिंग में हम जाते थे तो पापा मेरे कान में कहानी सुनाते थे और मैं वो सुनता था और पापा के साथ बात करते करते चले जाते। वो जब जर्नी रहती थी उस जर्नी में पापा बताते अभी ये हमें शो करना है, इस शो में ये ऐसे करना है।
तो उस तरीके से पापा ने थोड़ा सा हेल्प किया जब समझ आई तभी। चूँकि आप लोग कठपुतली निर्माण से कहानी, संगीत, उसका नृत्य निर्देशन सभी कुछ आप ही लोग करते हैं, ये किस प्रकार संभव हो पाता है? हमारे जो 12 आर्ट फॉर्म हैं उनमें सारे के सारे आर्ट फॉर्म परफॉर्मिंग आर्ट्स हैं। उसमें हमारी एक ही विशेषता है, सबसे बड़ी ये विशेषता है क्योंकि इसमें ग्राउंड लेवल से लेके यानी 0 से लेके 100 तक सारा काम एक ही समुदाय के लोग करते हैं। अगर ये हम एग्जाम्पल ले कठपुतली का, तो कठपुतली बनाने का जो काम होता है, उसका जो लकड़ी कार्विंग का काम होता है वो भी हम करते हैं। उसको पेंट करने का काम, उसमें रंग भरने का काम भी हम करते हैं। उसको कपड़े सिलाने का काम भी हम करते हैं। फिर उसको धागे लगाना कैसे लगाने हैं, स्ट्रिंग कैसे डालेंगे, कहाँ से मूवमेंट होगा, वो सब भी हम करते हैं। फिर वो होने के बाद उस अलंकार लगाना, उनको सब दागिने जो भी है वो लगाने का काम। फिर ये सब हुआ, एक पपेट पूरा हुआ। अभी वो पपेट प्ले कैसे करेंगे वो भी हम करते हैं, पपेट प्ले भी हम करते हैं। पपेट प्ले सिर्फ करने से होता नहीं है, फिर उसके साथ उसका म्यूज़िक चाहिए, तो बजाने का काम भी हम ही लोग करते हैं। सिर्फ बजाने के बाद गाना भी गाना चाहिए, तो गाना गाने का काम भी हम करते हैं। तो गाना गाना हुआ तो फिर डायलॉग भी बोलना चाहिए, संवाद करना चाहिए, तो उसका भी काम हम करते हैं। यानी ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है पपेट्स बनाने से लेकर शो प्रेजेंट करने तक का, ये सारा काम हम एक ही समुदाय के लोग करते हैं। तो ये पूरा एक प्रोसेस है और ये बहुत आपको ऐसा बहुत रेयर दिखाई देगा कि 0 से लेके 100 तक एक ही समुदाय के लोग ये सब पूरा का पूरा काम करते हैं। हाँ, ये बहुत मतलब एक सोच पाना ही अद्भुत है अपने आप में। अच्छा, इसमें जैसे पपेट आप प्ले, जब भी शो प्ले हो रहा है आपका, तो पपेट आप प्ले कर रहे हैं, तो वही डायलॉग भी वही बोलते हैं जो कि, या उसके लिए साइड में अलग से कलाकार होते हैं? नहीं, जो ट्रेडिशनली लेवल पे जो हम करते थे पहले ज़माने के, हमें बहुत पहले मेरे दादाजी के समय में जाएंगे तो हमारा जो पपेट्री का स्टेज था वो 4 फीट बाय 6 फीट का था, इतना छोटा सा। और उसमें हम उसमें जो पपेटियर था वो एक ही रहता था, जो अंदर रहता था, और जो सूत्र संचालन करता था वो बाहर रहता था। सूत्रधार जो रहता है वो बाहर बैठे हैं, वो सूत्रधार के सामने तबला या मृदंग रहता है और वो बजाते हुए वो अपना सूत्र संचालन करता है। तो जो भी संवाद रहेंगे इन दोनों के बीच में ही रहेंगे। तो सूत्रधार यहाँ पे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट प्ले भी करेगा, गाना गाएगा और संवाद भी बोलेगा। अंदर से जो अंदर का जो पपेटियर है वो पपेट भी प्ले करेगा और इसको जवाब भी देगा। एक ही आदमी, एक ही आर्टिस्ट ये करता है। तो मेन कार्यक्रम इन दोनों के ऊपर चलता है। बाकी प्लेबैक सिंगर रहते हैं जो पीछे बाकी इंस्ट्रूमेंट प्ले करने के लिए वो रहते हैं। तो संवाद और ये सब वही करते हैं। हमारा एक शो था पुराना, ये वाला सीता स्वयंवर। इसमें हमारे जो पूरे शो में सीता का जब वेडिंग रहता है तो उसमें सारे के सारे राजा आते हैं, क्योंकि वो जनक राजा सबको इनवाइट करता है, तो सारे के सारे। तो अराउंड हमारे जो ये रहते थे उसमें 30 पपेट एक साथ लगते थे और वो 30 पपेट एक ही आदमी प्ले करता था। अच्छा, सो ये मतलब ये सोच पाना ही खुद में बहुत कठिन लग रहा है मुझे। तो 30 पपेट एक ही आदमी, उन सब का डायलॉग अगर हम देखें तो पपेट शो में सीता है तो अंदर जो आदमी खड़ा है वो सीता भी है, वो राम भी है, वो लक्ष्मण भी है, वो रावण भी है, वो जटायु भी है। तो हर साउंड में वेरिएशंस लाना, कब कहाँ सीता बोलेगी तो वो थोड़े कोमल स्वर में बात करेगी, तो उसमें राम बोलेगा तो थोड़ा उसमें थोड़े पुरुषी आवाज़ में बात करेगा, रावण बोलेगा तो वो थोड़ा राक्षसी स्वर में बात करेगा। तो एक ही आदमी को हर वक्त अलग अलग कैरेक्टर में इन्वॉल्व होके प्रेजेंट करना पड़ता है। तो अगर सामने रावण है तो अंदर से राम बात करेगा, बाहर रावण है तो अंदर से राम बात करेगा। तो इस तरीके से वो संवाद चलते रहते हैं और दोनों के ऊपर बहुत जिम्मेदारी रहती है, सूत्रधार और अंदर का पपेटियर। जी,
तो इसका डेली आप लोग रियाज भी करते हैं? रियाज अभी तो होते नहीं हैं। अभी जब जैसे हम शोज़ करते उसमें ही हमारा रियाज होता है। अभी तो ज़माना बदल गया है, तो अभी ट्रेडिशनल लेवल पे या लोकल लेवल पे बहुत कम शोज़ होते हैं उनके, यानी इतना ज़्यादा सहारा नहीं जाता है हमें लोकल लेवल पे। बाहर ही हमें जब बुलाया जाता है तभी हम ये शोज़ करते हैं। लोकल लेवल पे बहुत कम करते हैं, इसके लिए ज़्यादा रियाज मीन्स होता नहीं है वहाँ पे ज़्यादा वैसे। बट जब हमारे शोज़ रहते हैं तब हम रियाज करने की स्पेशली ज़रूरत नहीं होती है देखा जाए, क्योंकि सब कथाएं पता है। तो अलग शो करना हो कोई अलग, जैसे आज हमने यहाँ पे प्रस्तुति की राजा विक्रमादित्य की, तो ये हमारे लिए बहुत अलग था। और दूसरी बात ये हिंदी में करना था, ये भी बहुत बड़ा टास्क था हमारे लिए, क्योंकि हम हमारे ट्रेडिशनल शो मराठी में ही करते हैं, जो हमारी ओन लैंग्वेज है उसमें करते हैं, पर हिंदी में करना था। तो इस शो का तो हमने रियाज किया था, शो से आने से पहले इसका रिकॉर्डिंग किया था, क्योंकि रिकॉर्डेड किया था शो, रिकॉर्डिंग किया था, उसमें हिंदी में संवाद कैसे बात करें वो भी बहुत टास्क था। फिर उसको म्यूज़िक कैसे दे और फिर बाकी सब कैसे करें, वो बहुत बड़ा टास्क था। तो इसके लिए हम रियाज करके आए थे। नॉर्मली जो हमारे ट्रेडिशनल शो है उनका तो रियाज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे ही आपके पास सम्राट विक्रमादित्य पर आधारित विक्रम उत्सव का संदेश पहुंचा कि आपको यहाँ पर शो करना है, तो आपने सम्राट विक्रमादित्य के शोध की शुरुआत कैसे की? मतलब कैसे आपने डिसाइड किया कि हाँ मैं उस मंच पे परफॉर्म कर रहा हूँ तो मुझे ये वाली स्टोरी लेनी है? ये बहुत कठिन था हमारे लिए, क्योंकि अचानक से भोपाल में फेस्टिवल जब हुआ था, उस फेस्टिवल के बाद हमें बताया गया कि आपको ये शो पे आप काम कर सकते हो क्या, ये शो आपका शो अच्छा लगा है तो यही फॉर्म में हमें राजा विक्रमादित्य का शो आप दिखा सकते हो क्या। तो पहले तो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आया कि हम लोग कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि वक्त बहुत कम था, 1 महीने का टाइम था, और 1 महीने के टाइम में लगभग उस 1 महीने के टाइम में इतना सारा करना और वो नए स्टोरी पे आधारित होना, ये बहुत बड़ा टास्क था। तो सबसे पहले हमने रिसर्च करना चालू किया राजा विक्रमादित्य के ऊपर, बहुत सारे वीडियोस देखे, 1-2 बुक्स रेफ़र किए। हमारे पास और कुछ कलाकार हैं जो पुराने कलाकार हैं, उनको जाके मिले हम, बहुत सारे लोगों से मिले जो लोकल लेवल पे हैं हमारे पास, जो बुज़ुर्ग हैं उनको पता रहेगी राजा विक्रमादित्य की स्टोरी। तो उन सबको मिलने के बाद, बुक रेफ़र करने के बाद, बहुत सारे वीडियोस देखने के बाद, बहुत सारी मूवीज़ देखने के बाद हमको एक कथा मिली जो हमारे फॉर्म में हम ढाल सकते थे। और फिर बाद में वो कथा हमने सिलेक्ट की जिसमें शनिदेव का और राजा विक्रमादित्य का सारा स्टोरी है। और बाद में फिर पपेट बनाना चालू हुआ, फिर पपेट्स बनाए, फिर उसका एक साइड में स्टोरी लिखने का काम चल रहा था। मेरे बड़े भाई है शिवदास जी मजगे, उन्होंने इसका सारा स्टोरी लिखा, सारा स्क्रिप्ट लिखा। फिर स्क्रिप्ट लिखने के बाद कौन सा पपेट लगेगा, किस तरीके से हम बनाएंगे। अच्छा, बस पपेट बनाना नहीं था, नए तरीके से भी लोगों को अच्छा लगना चाहिए, क्योंकि नए पपेट्स दिखाएंगे तो कुछ अलग तरीके से दिखाएंगे तो बेटर रहेगा। इसके लिए वो सोच में भी थे हम कि लोगों को कैसे अच्छा दिखे। और दूसरा डर ये था कि उनके घर में जाके उनके राजा के बारे में बताना है, तो कुछ गलत हुआ तो क्या होगा। तो ये सब डर भी था और थोड़ा उत्साह भी था कि कुछ अलग कर रहे हैं। बट वो फाइनली सब कुछ हो गया और स्टोरी बना के आज हमने यहाँ पे प्रेजेंट कर दी है। जब पपेट का निर्माण आपने शुरू किया था सम्राट विक्रमादित्य के लिए, तो उसमें कितना समय लगा? कितना 1 महीने का ये वक्त था, उसमें 15 दिन तो रिसर्च में लगे। उसके बाद स्टोरी फिक्स हुई, उसके बाद स्क्रिप्ट तो रेडी नहीं हुई थी, क्योंकि 15 दिन में इतने सारे स्क्रिप्ट लिखना, सोचना थोड़ा डिफ़िकल्ट था। पपेट का भी वही था। तो हमें पता था कि राजा विक्रमादित्य चाहिए, फिर शनिदेव चाहिए, राजा विक्रमादित्य के 2 कैरेक्टर चाहिए। तो उनका सारा जो विजुअली जो भी हमने रेफ़र किया था, विजुअली जो भी रिसर्च किया था, उसके आधार पे मैंने एक साइड में पपेट बनाना चालू कर दिया और एक साइड में भाई ने मेरे लिखना चालू कर दिया। तो दोनों का तालमेल चल रहा था। तो भाई को पूछता था मैं, आप क्या लिख रहे हो, उस हिसाब से मुझे पपेट बनाने हैं।
क्योंकि बस पपेट बनाने से नहीं होता है। जैसे इसमें इस स्टोरी में राजा विक्रमादित्य के हाथ और पैर तोड़े जाते हैं हमारी जो स्टोरी, तो उसका पपेट कुछ अलग तरीके से बनना चाहिए। अगर वो लाइव शो में उनके हाथ टूटे हुए दिखाएंगे तो बेटर रहेगा। तो उस तरीके से सोच के पपेट भी बनाना है, तो उस हिसाब से फिर पपेट बनाना चालू किया। उसके हाथ अलग कैसे हो सकते हैं, फिर वो जुड़ कैसे जा सकते हैं, पूरे शो में वो टूटे हुए हाथ हम उनको ज्वाइन करके कैसे रख सकते हैं। तो वो पपेट का अलग रिसर्च था, पपेट्री बनाने का अलग रिसर्च था। आपके लिए भी एक नया अनुभव था, हाँ, क्योंकि हमारे पास इतना लोगों तक पहुंचने वाला नहीं करते हम लोग। हमारे जो ट्रेडिशनल पपेट्री है उनमें मिनिमम 3 धागे होते हैं, मैक्स टू मैक्स 5 धागे होते हैं। अभी जो आपने विक्रमादित्य देखे थे उनको 9 धागे थे, 9-10 धागे थे। तो इतने धागे यानी ज़्यादा धागे आए क्या, क्योंकि ज़्यादा मूवमेंट आ गए उनमें। तो इसके लिए ट्रेडिशनल पपेट्री के हमारे मूवमेंट्स बहुत कम थे, बड़े थोड़ा लोगों को अच्छा दिखना चाहिए, इसके लिए थोड़े मूवमेंट हमने बढ़ाए थे, लोगों को उनका मूवमेंट अच्छा दिखे, इसके लिए अलग तरीके से बना के हमने आपके सामने रखा था वो सब। पपेट निर्माण जब आप करते हैं तो ये कैसे, मतलब जो मैं आपके हाथ में देख पा रही हूँ, तो ये किसी अलग प्रकार की मिट्टी से होता है, क्ले से होता है? नहीं, इसका जो सर से लेके कमर तक का जो भाग होता है पूरा, ये लकड़ी से बना होता है। इसके हाथ भी लकड़ी से ही बने हुए हैं, दोनों हाथ, ये जॉइंट के साथ सब कुछ। ये उसका सर भी लकड़ी से ही बना हुआ है। और इसकी कमर के नीचे का भाग जो होता है वो पैर नहीं होते। हमारे यहाँ की मान्यता है, हमारे ट्रेडिशनल पपेट्री को पैर नहीं होते। हमारे ट्रेडिशनल पपेट्री में 2 ही कैरेक्टर है, एक ब्राह्मण और एक चोर। चोर का जो कैरेक्टर है वो लोगों को एंटरटेन करने के लिए डाला हुआ है, और ब्राह्मण का कैरेक्टर जो है वो गणेश जी की पूजा करने के लिए डाला हुआ है। सो ये 2 अलग कैरेक्टर है। और बाकी हमारे जो पपेट है उनको किसी को भी पैर नहीं होते। उसके पीछे की मान्यता ये होती है कि हमारे जो पपेट्स है वो सारे हमारे भगवान हैं, और ये सारे हमारे भगवान स्वर्ग में रहते हैं, और हमारे भगवान के पैर जमीन को नहीं लगते, इसके लिए इनको पैर नहीं होते। सो मेल कैरेक्टर हो या फीमेल कैरेक्टर हो, दोनों कैरेक्टर को नीचे एक घाघरा पहनाया जाता है इस तरीके का, और वो बनाए जाते हैं। और ब्राह्मण और चोर, ये दोनों कैरेक्टर भूमि पे रहने वाले यानी पृथ्वी पे रहने वाले लोग हैं, यानी वो मानव रूपी है, तो उनको पैर दिखा सकते हैं। तो ये ट्रेडिशनली चलते आ रहा है और उस हिसाब से करते हैं। जब आपने सम्राट विक्रमादित्य पर शोध किया तो आपने जैसा बताया कि आप महाराजा शिवाजी पर आधारित, उन पर केंद्रित कथाएं करते थे। सम्राट विक्रमादित्य और महाराजा शिवाजी की लेगेसी, दोनों में क्या समानताएं लगी आपको? समानता तो बहुत कुछ सिमिलर ही है दोनों के बीच में। छत्रपति शिवाजी महाराज का जिस तरीके का कार्यकाल हम सबको पता है, उसी तरह का ही इनके राजा विक्रमादित्य का भी कार्य उतना ही बड़ा है, और उसी तरीका का उनका कार्य है। यानी भगवान भी, यानी अगर राजा विक्रमादित्य का कार्यकाल हम देखें तो नारद मुनि, स्वतः वो नारद मुनि भी जानबूझकर शनि को उनके जीवन में प्रवेश डालने के लिए बोलते हैं, क्योंकि इतना न्यायप्रिय, एक मीन्स न्यायप्रिय, कर्तव्यनिष्ठ ऐसा राजा पृथ्वीलोक पे है, और वो आज तक उसने कभी किसी के साथ अन्याय नहीं किया, अपने प्रजा को एकदम ठीक से रखा है। अगर किसके साथ अन्याय होता रहेगा तो उसको योग्य न्याय देने का कार्य भी राजा विक्रमादित्य ने किया है। तो ये सब कार्य देख के भगवानों को भी, यानी हमारे भगवान भी आश्चर्यचकित हो गए थे। तो भगवान ने भी उनकी परीक्षा लेने के लिए शनिदेव को कहा, और शनिदेव को जानबूझ के उनके जीवन में डाला गया। जैसे हमारे इसमें भी डायलॉग है कि नारद मुनि जानबूझ के आते हैं शनिदेव को उकसाने के लिए कि आप तो बोलते हो कि आपकी दृष्टि किसी पे भी पड़ी नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता है करके, पर पृथ्वीलोक पे ऐसा एक आदमी है जो एकनिष्ठ है, जो न्यायप्रिय है, जो अपने कार्य में आज तक इतना सक्षम है, जिसने कभी अन्याय नहीं किया है। उस आदमी के जीवन में आप जा ही नहीं सकते,
ये बहुत बड़ा ये हुआ कि नारद मुनि स्वतः बोल रहे कि उस आदमी के जीवन में आप जा नहीं सकते। यानी आप इमेजिन कर सकते हो राजा विक्रमादित्य का कार्य किस तरीके का रहा रहेगा। वो जानबूझ के डाला गया। फिर बाद में शनिदेव आते हैं और उनकी एग्ज़ाम यानी उनकी एक परीक्षा लेते हैं, और उस परीक्षा में वो किस तरीके से उस इतनी उनके जीवन में, अगर शनिदेव उनके जीवन में आने के बाद भी उनको इतने जीवन में हाल होते हैं उनके, हमारे पपेट शो में इतना ज़्यादा दिखा नहीं सकते थे हम, तो जितना दिखा सकते थे दिखा दिया। 7.5 वर्ष का काल हो, 7.5 शनि की 7.5 वर्ष में जो एक राजा था उनका राज्य छीन लिया जाता है। राज्य छीन के उनकी पहचान जाती है। वो खुद बोल नहीं सकते कि मैं एक राजा हूँ करके। वो एक अनजान आदमी करके उस अपने ही राज्य में घूम रहे, एक अनजान आदमी करके। तो आप सोच सकते हो मेरा ही राज है, पर मैं उस राज्य में एक अनजान आदमी करके, एक भिखारी करके घूम रहा हूँ। उनके हाथ पैर तोड़े हैं। फिर वो एक तेल बेचने वाले लोगों के पास वो काम को रहता है। वो उसकी दुकान, स्टोरी में हमारी जो स्टोरी है उसमें दिखाया गया है, वो दुकान के बाहर आके बैठते हैं राजा विक्रमादित्य। जब वो आके बैठते हैं तो दुकानदार का बिजनेस बढ़ने लगता है, यानी उसका धंधा बहुत होने लगता है। और राजा विक्रमादित्य वहाँ से बाजू में जाने के बाद फिर उनका धंधा फिर से बैठ जाता है। फिर वो दुकानदार उसको अपना लेता है, ठीक है आ जाओ आप हमारे पास ही रहो, आप हाथ पैर टूटे तो भी कुछ परवाह नहीं, आप हमारे पास ही रहो, मेरा धंधा बढ़ रहा है। तो वो इतने सात्विक थे, इतने न्यायप्रिय थे, उनका भगवान का आशीर्वाद भी उनके ऊपर इतने था। तो उनका कैरेक्टर शिवाजी महाराज उनके लेवल का ही था, उनसे ऐसे ही था कि बहुत बड़ा कैरेक्टर है, इस राजा के ऊपर स्टोरी बनानी है। तो रिसर्च करते करते उनका एक अलग कैरेक्टर इमेजिन कर रहे थे, और उस कैरेक्टर को इमेजिन करते करते हमने फिर पपेट बनाया। जैसा आपने बताया कि पीढ़ी दर पीढ़ी ये चलता आ रहा है, तो इसमें महिलाओं का सहयोग भी बराबरी से रहता है? ट्रेडिशनली बात करें तो नहीं होता था पहले। ट्रेडिशनली हमारे 12 आर्ट फॉर्म मैंने आपको पहले बताया, उसमें से 2 आर्ट फॉर्म महिलाओं के हैं, जिसमें एक फुगड़ी करके एक आर्ट फॉर्म है और एक डोना गीत करके। ये 2 आर्ट फॉर्म महिलाओं के हैं, बाकी 10 आर्ट फॉर्म ये पुरुष प्रधान आर्ट फॉर्म है। ट्रेडिशनली देखा जाए तो महिलाओं को जो भी प्रॉब्लम होता है, तब अगर मेरी वाइफ को प्रॉब्लम हुआ तो मैं इस पपेट को हाथ नहीं लगाता। अच्छा, चूँकि आप उन्हें देवता मानते हैं, तो इतना पवित्र हम रखते थे। अगर घर में किसी का देहांत हुआ तो 12 दिन हम पपेट शो नहीं करते थे। घर में किसी का जन्म हुआ तो 12-15 दिन जो भी हमारा टाइम रहता था उसमें हम पपेट्स को हाथ नहीं लगाते थे या शो नहीं कर सकते थे। तो इतना पवित्र था। बट अभी वक्त बदल गया है, ज़माना बदल गया है, यूथ इसमें इन्वॉल्व बहुत ज़्यादा कम हो रहा है। शायद मेरे जैसा यूथ एक आध आपको मिलेगा जो अपना पूरा करियर कॉम्प्रोमाइज़ करके इस आर्ट फॉर्म में आपको दिखाई देगा। नहीं तो बहुत सारे हमारे जो लोग हैं, बड़े बुजुर्ग लोग, उनको अगर पूछे तो आपके बाद ये आर्ट फॉर्म करने वाला कौन है, तो वो लोग बोलते कि हमारे बाद और कोई नहीं, हमारे बेटे नहीं करेंगे। तो सारे हमारे आर्ट फॉर्म में डाइंग आर्ट होते आ रहे हैं। तो हमने फिर हमारे महिलाओं को इन्वॉल्व करना चालू किया, क्योंकि अगर उनको इन्वॉल्व नहीं करेंगे तो होगा नहीं। तो आज मेरी वाइफ भी मेरे साथ काम करती है, मेरी बहन भी मेरे साथ काम करती है, मेरी माँ भी मेरे साथ काम करती है। तो जब भी शो रहते हैं तो हमारी पूरी फैमिली, क्योंकि अब पूरा समाज हम बात कर रहे थे, पूरे समुदाय का बात कर रहे थे। अभी 2026 की बात करें तो ये तो मैंने ट्रेडिशनली बात की थी, अब 2026 की बात करें तो ये आर्ट फॉर्म करने वाले 2 ही ग्रुप हैं, तो आपको और ग्रुप नहीं दिखाई देंगे। तो 2 ग्रुप है लोगों को, या जो यूथ है उनको मुझे बहुत कन्विंस करना पड़ता है, चलो अपना आर्ट फॉर्म है, हम कुछ नया करेंगे, कुछ नए तरीके से करेंगे, कुछ बदलाव करेंगे। लोगों तक अपना आर्ट फॉर्म उज्जैन में जा रहा है, दिल्ली में जा रहा है, भोपाल में जा रहा है, भारत के हर जगह जगह पे जा रहा है। तो वहाँ के लोग अगर इतना सहार रहे अपने आर्ट फॉर्म को, तो हम क्यों ना करें।
तो हमें भी करना चाहिए, हमें भी सीखना चाहिए। तो जो यूथ जनरेशन है उनको बहुत कन्विंस करना पड़ता है, और कन्विंस कर के बाकी कोई नहीं आया है। मेरे कज़िन्स ही मेरे पास आए हैं, मेरी फैमिली और मेरे कज़िन ब्रदर्स, कज़िन भाई, ये सब लोग, हम लोग मिल के ये आर्ट फॉर्म आज करते हैं। तो महिलाओं का अभी के इसमें बहुत हाथ भार लगता है हमें। जैसा कि आपने बताया कि आप ही के समुदाय के युवा इस ओर आकर्षित नहीं हो पा रहे हैं, तो आपने कभी सोशल मीडिया का सपोर्ट नहीं लिया? और जैसे कि आप ही को देख रहे हैं कि आप अभी विक्रमोत्सव में आपने परफॉर्म किया, इसके पहले भी आपने मध्य प्रदेश के एक स्टेज शो में परफॉर्म किया, तो क्या इसको देखकर युवाओं का रुझान इस और बढ़ेगा? पता नहीं इसी शो का बड़ा, क्योंकि हमारे जो आर्ट फॉर्म है इसमें दो तीन पार्ट में हम बात कर सकते हैं। हमारा जो आर्ट फॉर्म है, उस आर्ट फॉर्म को लोकल लेवल पे, जहाँ पे हम पले बड़े हैं, वहाँ पे एक अलग नज़र से देखा जाता है। इसको आर्ट यानी कला के माध्यम से नहीं देखा जाता है, उसको एक विशिष्ट समाज की कला है इस माध्यम से देखा जाता है। और हम आदिवासी समाज से आते हैं, तो बाकी के समाज के लोग हमारे पास उसी नज़र से देखते हैं, हमारे आर्ट फॉर्म को उसी नज़र से देखते हैं। तो इसके लिए वहाँ की युवा हमारे समुदाय के छोड़ के और कोई इसमें रुचि नहीं रखता है, और वो और कोई इसमें आके अपना करियर बना सके ऐसा नहीं सोचता है। तो हम लोग अभी, मैं जो हूँ, मैं मेरे समुदाय के युवा है उनको थोड़ा सा प्रोत्साहन देता हूँ कि हम इसमें करियर करेंगे, क्यों ना कर सके। आजकल जो भी स्कूल में बच्चे जाते हैं, जो भी अपना 12th के बाद अपना एक एरिया फिक्स करते हैं कि मुझे साइंस में जाना है, मुझे आर्ट्स में जाना है, मुझे बीकॉम करना है, मुझे टीचर बनना है, क्यों करते हैं? सबका एम एक ही है, सबको आगे जाके पैसे कमाना है। तो हम पैसे कमाने का माध्यम ये करते हैं, इससे कैसे पैसे बना सकते हैं वो सोच के हम इसमें जा सकते हैं। ये सब युवाओं को बोल के इसको हम सोशल मीडिया पे लाते हैं, पर सोशल मीडिया पे लाने के बाद हमें ये पता चला ये क्लास जो है, ये आर्ट फॉर्म देखने वाले लोग भी अलग हैं। अगर 2026 में मैं रामायण और महाभारत की स्टोरी या रामायण और महाभारत के पपेट्स लोगों के सामने लेके गया, तो अभी की युवा है वो रामायण महाभारत नहीं देखेंगे, उनको अलग स्टोरी चाहिए, उनको अलग तरीके से अलग स्टाइल के पपेट्स देखने चाहिए। तो हमारा प्रयास ये रहता है कि लोगों के सामने नए तरीके से सोशल मीडिया के माध्यम से भी हो, हम रील बनाते हैं, कुछ वीडियोस बनाते हैं, वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, जो भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर हम डालते रहते हैं, पर उसका स्टाइल जो है थोड़ा सा ट्रेडिशनली लगते हैं। हमारा इसमें भी दो साइड से लोग बोलते हैं, हमने ट्रेडिशनल छोड़ दिया, यानी अगर मॉडर्न पपेट हमने दिखाया तो कुछ लोग आके बोलते हैं अरे आपने तो अपना ट्रेडिशन छोड़ दिया, आपने ट्रेडिशन छोड़ के ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर ट्रेडिशनल डाला तो कुछ लोग आके बोलते हैं अरे कब तक ये ट्रेडिशनल लेके बैठोगे, कुछ तो बदलाव करो। तो इसमें हम आर्टिस्ट की बहुत मीन्स इन बिटवीन हो रहा है, हम कहाँ जाए, किसका सुने, इसका सुने या उसका सुने। तो बदलाव तो ज़रूरी है, ये हमें पता है। अगर बदलाव नहीं करेंगे तो जीवित नहीं रहेंगे, ये भी पता है। वक्त के साथ बदलना चाहिए, ये पता है। इसके लिए हमने फिर हमारे पपेट्स नए बनाने चालू किए अभी हाल ही में। तो जो हमने बात की, जो पपेट्स को पैर नहीं है तो उसमें पैर दिखाए, उनको मैंने बताया कि 3 धागे पे चलते हैं, तो उनके धागे 10, 12, 15 धागे पे हमने बनाए। तो उन पपेट्स को बना के हमने फिर सोशल मीडिया पे डाला, तो उनके माध्यम से भी लोगों तक पहुंचाया। पर फिर भी सोशल मीडिया से इतना लोगों का सहारा नहीं जा रहा है जितना हम चाहते हैं कि लोगों ने इस तरीके से क्योंकि ये बहुत पुरानी लोक कला है। महाराष्ट्र के जो संत ज्ञानेश्वर है, जो 12वीं शताब्दी में आए थे, उन्होंने 12वीं शताब्दी में इस कला को ज्ञानेश्वरी में लिखा है। यानी आप सोच सकते हो कितनी पुरानी लोक कला है। सो हम चाहते हैं कि इस कला को ऐसे और थोड़ा सा उभार मिलता जाए। मध्य प्रदेश के ऐसे आयोजन, विक्रमोत्सव जैसे आयोजन, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की परिकल्पना है अपनी कला के संरक्षण के लिए। जैसा आपने बताया कि युवा आजकल देखना पसंद नहीं करते हैं, तो मुख्यमंत्री जी की एक कोशिश है कि हमारे जितने भी युवा हैं वो इस ओर प्रेरित हों।
इस तरह के आयोजनों से आपको क्या लगता है कि ये अभी कितना ज़रूरी हो गया है कि हर स्टेट में हो? बहुत ज़्यादा ज़रूरी हुआ है। सच में मुख्यमंत्री जी ने जो भी ये कार्य कर रहे हैं वो सच में बहुत ज़्यादा मीन्स मैं बोल नहीं सकता कि कौन से लेवल पे, क्योंकि एक कलाकार को क्या चाहिए, हम लोग को बस प्लेटफॉर्म चाहिए, हमें रंगमंच चाहिए। अगर हमें रंगमंच मिलता है, हमारी एक हम लोग मराठी में बोलते हैं, मराठी में हमें बोलते हैं जर कलाकार जिवंत राहायला पाहिजे तर कला जगली पाहिजे। सो इसका मतलब ये है, अगर कला को आपको जीवित रखना है तो कलाकार जीवित रहना ज़रूरी है। अगर कलाकार ही जीवित नहीं है, कलाकार ही भूखा मर गया, तो कला कौन करेगा? कला का कुछ ये नहीं है। सब लोग बोलते हैं कला जीवित रखो, कला जीवित रखो, कैसे रखेंगे? तो ये मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, वो सच में बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं कि कला को जीवित करने का कार्य कर रहे हैं। तो उसके आधार पे हम जीवित रहेंगे तो कला आगे बढ़ेगी। तो सच में हमने अभी भोपाल में हम लोग हमेशा हर वर्ष एक शो करते हैं, बहुत जगह पे किया है। तो मुख्यमंत्री जी सच में बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं और उससे हमारे युवा पीढ़ियों को भी, जो मेरे साथ आज मेरे पीछे काम कर रहे हैं, उनको भी इनक्रेज हो और वो आगे आके काम करे, वो भी कुछ नए तरीके से लोगों के सामने आने का प्रयास करे, ताकि हम लोग ये करते हैं, हमारे गांव में भी पता चलता है कि हम लोग यहाँ गए थे, इतने लोगों के सामने हमारे शोज़ की, तो उनको भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा कि यहाँ पे जाके लोग ये काम करके आए हैं, शोज़ करके आए, अगर वहाँ पे इतना सहारा जा रहा है तो हम क्यों नहीं सहा रहे? तो युवा पीढ़ी भी इसके पास थोड़ी बढ़ सकती है अगर हमें ऐसे ही प्लेटफॉर्म हर रोज़ मिलते जाए तो। आपने कहा कि आपके समुदाय के युवा अब इस और कार्य नहीं कर रहे हैं, चूँकि आप अभी इस कला को संरक्षित करने में बहुत उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं, इस कला को जीवंत रखने में। आगे आने वाली पीढ़ी के लिए आप क्या सोचते हैं कि किस तरह से उनका रुझान इस और बढ़े? मेरे बाकी पीढ़ियों के बारे में तो पता नहीं, बट मेरे बेटे है, मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, मेरे भाई का बेटा है और उसकी भी बेटी है। तो उनको तो हमने अभी से, जैसे ये बोलना गलत है थोड़ा सा, जब बच्चा पैदा होता है तो सब लोग बोलते हैं मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, तो वैसे हम लोग बोलते हैं मेरा बेटा पपीटियर बनेगा। सो हमने अभी से ही फिक्स करके रखा है कि हम लोग हमारे बच्चों को और कोई करियर में नहीं डालेंगे, अपना लेगेसी ही जीवित रखना है। आज तक हमें पता नहीं था कि इससे पैसे कैसे बनाएं, तो शायद हमारे बच्चे बड़े होने तक उनको पता चले कि इससे अपना इस सारी कलाओं को अपना करियर कैसे हम बना सकते। और हम ये सोचते हैं कि हमें इस कला का शिक्षण लेने को नहीं मिला। कोई भी कला को गुरु बहुत इम्पोर्टेंट है, गुरु मिलना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हमारे गुरु तो हमारे पिताजी थे, तो जो ट्रेडिशनल पे थे, पर अभी ज़माना बदल गया है, थोड़ा सा लोगों तक मॉडर्न तरीके से आना है। तो हम चाहते हैं कि हमारी आगे वाली पीढ़ी भारत के बाहर जाके सीख के आए सिर्फ और सिर्फ पपेट्री का, और फिर वो यहाँ के अपना उस पपेट्री में करियर बनाए। तो हम उस तरीके के सोचते हैं कि हमारे आगे वाली पीढ़ी इसी में कार्य करे। आपने कहा कि आपकी पीढ़ी भारत से बाहर जाए और ये कला सीख कर आए, लेकिन मेरा तो ये पूछना है आपसे कि जब ये कला आप ही के समुदाय की है, तो आपने कभी इस बारे में सोचा है कि इसे हम भारत से बाहर ले जाएं और लोगों को सिखाएं? हाँ, क्यों नहीं, हमने सोचा है, पर अभी मौका ही नहीं मिल रहा है। हम तो कोशिश करते हैं, हमें बहुत अच्छा लगेगा अगर बाहर जैसे भारत में सहारा जा रहा है हमें, वैसे ही भारत के बाहर भी हमें कोई बुलाता है और वहाँ पे जाके हम हमारी कलाएँ दिखाते हैं, तो बहुत बढ़िया होगा। अभी यहाँ पे ही हमारा थोड़ा सा यानी लोकल लेवल पे लोगों को ये सब आर्ट फॉर्म जीवित रखना मुश्किल हो रहा है, तो हम बाहर कैसे जा सकते हैं? जब यहाँ पे ही हमारे यूथ इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे, इस कला को और बढ़ावा मिलेगा, तभी जाके हम बाहर जा सकते हैं। तो अभी तो ये शायद हमारा जनरेशन इसमें ही जाएगा, ये पूरा जनरेशन हमारा, कि इस कला को कैसे जीवित करे, कैसे और थोड़ा मोटिवेट करके बड़ा करे। शायद मेरे बेटे मेरी बेटियाँ वो भारत के बाहर लेके जा सकती है, क्योंकि तब तक हम हमारा कार्य कर चुके रहेंगे। बस उनको ये करना रहेगा कि ये आर्ट फॉर्म बाहर लेके जाना है या बाहर से कुछ नया सीख के यहाँ पे आना है, वो उनके ऊपर रहेगा।
हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद बालकृष्ण जी, आपने अपना अमूल्य समय हमें दिया और इस अद्भुत कला से परिचित कराया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे बालकृष्ण माकसे जी। भारत विक्रम संवाद श्रृंखला में आगे हम आपको परिचित कराते हैं किसी ऐसे ही कला विशेषज्ञ से। तब तक के लिए नमस्कार।